हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज थपलियाल है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर आर में, जो कि है स्पेसिफिक डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम हमारा एक फाइनल डेटा सेट होता है जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो कुछ लाइंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे ही रोज एंड कॉलम्स है, इट मींस ये 2 डायमेंशनल डेटा है। ओके, जिसमें रो भी है और कॉलम भी है, in which rows and columns are interrelated. मीन्स हर रो का हर कॉलम से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसीलिए इसको ये रिलेशनल डेटाबेस भी कहा गया है। अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस समझना है, डेटाबेस बहुत तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल। ओके, सो बट हमें वो सब नहीं देखना है। हमें फाइनली जो हम जिस पे काम करेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस पे ही करते हैं और ऑलमोस्ट रिलेशनल डेटाबेस पे ही काम होता है। सो रिलेशनल डेटाबेस समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक टेबल है। ये मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की मेल आईडी और उनका एड्रेस। ओके, सो ये जितने भी हमारे पास एक कॉलम्स हैं, ये हमारी फील्ड्स हैं। इनको हम कहते हैं फील्ड्स। ओके, और हमने हर फील्ड को एक नाम दिया है जिनको हम कहते हैं फील्ड नेम्स। अगर आप देखेंगे, ये जितने भी रोल नंबर्स हैं ये न्यूमेरिक हैं, 0 to 9 की फॉर्म में ही आएंगे न्यूमेरिक। तो इन सबको ये एक जैसा डेटा टाइप है, तो इसको हमने नाम दिया है रोल नंबर। यहाँ पे जो नेम है स्टूडेंट्स के वो सारे कैरेक्टर्स हैं A to Z। ओके, तो इस सारी फील्ड को डेटा टाइप इनका एक ही जैसा है, सिर्फ कैरेक्टर्स हैं A to Z, तो इसका नाम हमने दिया है स्टूडेंट नेम। ऐसे ही कोर्स। ओके, स्टूडेंट मोबाइल नंबर अगेन ये न्यूमेरिक है और डेटा टाइप न्यूमेरिक है, और इन सबको हमने एक नाम दिया है स्टूडेंट का मोबाइल। मेल आईडीज ये आपकी मिक्स्ड हो सकती हैं, इट मींस इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, न्यूमेरिक भी हैं, अल्फ और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। ओके, और ऐसे ही एड्रेस भी है। सो जो हमारी ये टॉप की रो है, इसको हम कहते हैं फील्ड नेम्स। ओके, और ये जितने हमारे पास कॉलम्स हैं इस टेबल में, इनको हम कहेंगे फील्ड्स। ओके, सो इन दिस कॉलम वी हैव 1 2 3 4 5 6 fields. Okay, now each field, now see, these are fields, but if I take data from each field, let us say I have taken this one. Okay, स्टूडेंट नेम से मैंने लिया अनुज, स्टूडेंट कोड से लिया बीटेक, मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी और एड्रेस। सो ये एक जो रो बनी है इस टेबल में जो मैंने ली है, मींस हर फील्ड में से मैंने एक एक डेटा को लिया है, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। सो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल? 1 to 8 रिकॉर्ड्स हैं। आप जब हम डेटा साइंस आगे करेंगे, एनालिसिस, और हम डेटा सेट पे, डेटा फ्रेम्स पे बात करेंगे, तो उस समय हो सकता है मैं रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्वेशन भी कहूँ। ओके, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, इनको हमने कहा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल किस लिए कहा? क्योंकि आप देखिए रोल नंबर 2 जो है वो सिर्फ मोहित का है, मोहित के साथ अटैच्ड है। मोहित एमसीए कर रहा है, मोहित और एमसीए के बीच में एक रिलेशन है क्योंकि मोहित एमसीए कर रहा है, अनुज एमसीए नहीं कर रहा है ना, ये रिलेशन में है। ये मोबाइल नंबर मोहित का ही है, ये मेल आईडी भी मोहित की है, ये उसी का एड्रेस है, तो इनके बीच में एक रिलेशन है। तो इस टेबुलर फॉर्मेट को, ओके, ये जो टेबल हमारी बनी है, ये इस टेबल का हमने नाम दिया स्टूडेंट टेबल, जिसमें कि 6 फील्ड्स हैं और 8 रिकॉर्ड्स हैं। बट हमारी डेटा सेट जो है, ये टेबल जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है इसमें अराउंड 50 फील्ड्स हो और 10,000 और 1 लाख रिकॉर्ड्स हो या ऑब्जर्वेशंस हो, ये हो सकता है। तो इसी टेबुलर फॉर्म को, जब हम, ये रिलेशनल डेटाबेस है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है एनालिसिस में, और इसी को हम आर में कहते हैं डेटा फ्रेम। ओके, सेस, अगर आप सेस पे काम करेंगे एनालिसिस के लिए, तो हम इसको कहते हैं डेटा सेट। ओके, एसक्यूएल में अगर आप काम करेंगे तो इसको हम कहते हैं टेबल। ओके, एक्सेल में, एक्सेल में भी हम इसको टेबल ही कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट आर में हम इसको कहते हैं डेटा फ्रेम, ये जो आपकी हमारी टेबल है। ओके, सो डेटा फ्रेम इज अ रिफाइंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी आपको पता है 2 डायमेंशनल है जिसमें रोज एंड कॉलम है। ओके, बट डेटा फ्रेम जो है वो एक फाइनल डेटा सेट है ऑन विच वी वर्क।
अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना हो तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, कमांड डेटा डॉट फ्रेम। ओके, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 वेक्टर्स चाहिए, 2 वेक्टर्स तो चाहिए। अगर वेक्टर से आप नहीं बनाना चाहते डेटा फ्रेम, तो हम मैट्रिक्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं एज डॉट डेटा फ्रेम, ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या एज डॉट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और भी तरीके हैं, बट मोस्टली जब आप काम करेंगे बीइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपको डेटा फ्रेम बना बनाया मिलेगा। आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग फिल्टरिंग क्लीनिंग करनी होगी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, योर नीड। आप उसमें चेंजेस करेंगे और आप फिर उसमें एनालिसिस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, आर पे चलते हैं, आर स्टूडियो में, और देखते हैं डेटा फ्रेम हमारा कैसे काम करेगा। ओके, सो जैसे मैंने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि डेटा फ्रेम बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 वेक्टर तो चाहिए। तो मैंने 2 वेक्टर लिए हैं। एक वेक्टर बनाया है x1। ओके, x1 में मैंने वैल्यूज डालती हैं 1 to 4, और x2 जिसमें मैंने वैल्यूज डाली है 10 से लेके 13। एक इस बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए दोनों में जो लेंथ है दोनों वेक्टर्स की, x1 और x2 की, वो बराबर है। यहाँ पे भी 1 से लेके 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 10 से लेके 13 यानी कि 4 एलिमेंट्स है। तो अब हम इन दोनों को रन भी कर देते हैं, रन। सो हमारे इन्वायरमेंट में रैम में x1 और x2 आ चुके हैं। ओके, अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूं। उस डेटा फ्रेम का, जो हमने टेबल अभी देखी थी, उस टेबल का मैं नाम रखना चाहता हूं df, डेटा फ्रेम। ओके, ये एक वेरिएबल सॉर्ट ऑफ डेटा फ्रेम बन जाएगा, और उसके लिए कमांड डेटा डॉट फ्रेम हमें बनाना है। कैसे बनाना है, x1 और x2 दो वेक्टर हमने जो बनाए थे, इन दोनों वेक्टर्स को हम यहाँ पे रख रहे हैं, और ये एक हमारा डेटा फ्रेम बन जाए। सो फ्रेंड्स, इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, तो डेटा फ्रेम बन चुका है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा फ्रेम कैसे बना है। तो हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, df लिखेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए, आप आउटपुट में देखिएगा, यहाँ पे एक हमारा डेटा फ्रेम बन चुका है। ये आउटपुट है ना, और यहाँ आउटपुट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे देखिए x1 और x2 जो है, ये इनको हेडर की तरह ले लिया गया है, फील्ड नेम की तरह ले लिया गया है। आपने टेबल में ऊपर देखा था स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, तो वो फील्ड नेम्स थे। ऐसे ही यहाँ इस डेटा फ्रेम में ये एक हमारे हेडर्स की तरह आ गए हैं, फील्ड नेम की तरह बन के आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंस भी है मैट्रिक्स में और डेटा फ्रेम में, इसीलिए मैंने कहा था कि डेटा फ्रेम इज अ रिफाइंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कभी भी फील्ड नेम नहीं होते, वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का, बट डेटा फ्रेम में फील्ड नेम्स भी होती है। ओके, तो अब अगर मैं देखना चाहूँ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम, तो हम सिंपल लिखेंगे str स्ट्रक्चर के लिए, और डेटा फ्रेम का, मेरे डेटा फ्रेम का नाम है df। तो यहाँ पे ब्रैकेट में df लिख दिया, इस लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस एंटर, हम इसको रन एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट मुझे दिख गया। स्ट्रक्चर क्या है कि ये df जो है एक डेटा फ्रेम है, इसमें 4 ऑब्जर्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं। तो देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 10 11 12 13, 4 ऑब्जर्वेशन। ये एक रो है जिसको हमने रिकॉर्ड कहा था टेबल में। ओके, तो 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 एंड x2। ओके, साथ ही साथ मुझे स्ट्रक्चर में ये भी दिखा रहा है कि x1 में कौन कौन सी वैल्यूज है और x2 में कौन कौन सी वैल्यूज है। ओके, अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें फील्ड नेम्स कौन कौन से हैं, फील्ड नेम्स, तो आप सिर्फ लिखिए नेम्स और डेटा फ्रेम का नाम df, रन करते हैं। तो फील्ड नेम्स है x1 एंड x2। अच्छा, बट मैं x1 और x2 नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर हम आउटपुट में देखें तो x1 की जगह आ जाए सप्लाई और x2 की जगह आ जाए डिमांड। मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैं दोबारा से यही कमांड लिखूंगा, नेम्स डेटा फ्रेम के लिए इक्वल्स टू सी, यानी कि कॉन्केटिनेशन, वही कंबाइन करने के लिए जैसे वेक्टर में करते हैं, और मैंने डबल कोट्स में लिख दिया सप्लाई कॉमा डिमांड। सो नाउ फ्रेंड्स, ये ऐसा करने से होगा क्या कि डेटा फ्रेम में सप्लाई और डिमांड, ये नेम्स असाइन हो जाएंगे x1 और x2 को। x1 को पहले नेम असाइन होगा सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हमने पहले दिया है, बाद में डिमांड दिया है, तो डिमांड x2 को असाइन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा भी है टू असाइन नेम्स टू फील्ड्स। ओके, ये तो
देखिए फ्रेंड्स, ये वो केस है जिसमें हम खुद डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है आपके पास बना बनाया, मोस्टली होगा ही ऐसा कि आपको बना बनाया डेटा फ्रेम ही मिलेगा। ओके, बट अगर आप फिर भी उसमें कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं किसी फील्ड का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हर छोटे लेवल से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इस स्टेटमेंट को रन करते हैं। नेम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं दोबारा से अगर डेटा फ्रेम को देखूं, मैंने रन किया, तो आउटपुट में आप देखिए कंसोल में सप्लाई और डिमांड। अब x1 और x2 की जगह सप्लाई और डिमांड आ चुका है। ओके, अब हम अगर कन्वर्ट करना चाहें किसी मैट्रिक्स को डेटा फ्रेम में, तो कैसे करेंगे? एज डॉट डेटा फ्रेम। एज डॉट डेटा फ्रेम करने से जो भी आपका पहले डेटा स्ट्रक्चर था वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो लेट अस सपोज हम मैट्रिक्स या वेक्टर किसी को भी कर सकते हैं। मैंने एक वेक्टर लिया है x1, और इस वेक्टर में हमने कॉन्केटिनेट करा है वैल्यूज 10 से लेकर 20 तक। ओके, और मैं चाहता हूं कि ये एक अब हमारा डेटा फ्रेम बन जाए, तो मैंने इसको लिखा एज डॉट डेटा डॉट फ्रेम। किसको बनाना है डेटा फ्रेम? x1, जो कि एक वेक्टर है। ओके, तो मैं इसको रन कर देता हूं। तो देखिए एज डॉट डेटा फ्रॉम x1 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 आया है, जबकि मैंने तो x1 में वैल्यू दी थी 10 से 20। ये फ्रेंड्स इसलिए हुआ है क्योंकि x1 हम अभी भी मेमोरी में हमारा पहले वाला है 1 2 3 4, जो हमने पहले यहाँ पे यूज किया था x1। हम मैंने जब दोबारा से 10 से 20 इसको लिखा है, मैंने इसको रन नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। अब मैं इसको अगर रन और एग्जीक्यूट कर दूं, तो अब यहाँ पे x1 1 से लेके, देखिए 10 से लेके 20 तक 11 तक एलिमेंट है। और अब अगर मैं इसको एच डॉट डेटा डॉट फ्रेम x1 इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे ये आ चुका है, ये एक डेटा फ्रेम बन चुका है। ओके ओके, अच्छा, अगर मैं डेटा फ्रेम में से किसी पर्टिकुलर फील्ड को या कॉलम को लेना चाहता हूं, ओके, तो उसके लिए हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। डॉलर का साइन से हम डॉलर के साइन से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। ओके, तो डेटा फ्रेम में जो हमारा डीएफ है डेटा फ्रेम, उसमें से मैं सप्लाई और डिमांड, हमारे पास दो फील्ड्स थे, मैं सप्लाई फील्ड्स को देखना चाहता हूं, तो आप डॉलर का साइन अप्लाई करेंगे। डीएफ डेटा फ्रेम में डॉलर, तब मैंने सप्लाई लिखा है। ओके, अगर आप ऐसे खुद भी नहीं लिखना चाहते, आप देखना चाहते हैं कि उस डेटा फ्रेम में कौन कौन से फील्ड नेम्स हैं, तो आप उस डेटा फ्रेम का नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डीएफ, और डॉलर का साइन दें, तो आपको पता लग जाएगा। आपको आर स्टूडियो खुद दिखाएगा कि सप्लाई और डिमांड दो है। तो मैंने अगर सप्लाई पे क्लिक किया, सप्लाई आ चुका है। और अब अगर मैं इसको रन करूं, तो देखिए सिर्फ सप्लाई वाले जो एलिमेंट्स थे वो मुझे दिखा दिए हैं, सिर्फ वही फील्ड ने मुझे दिखाया है। ओके, अच्छा, टू एक्सेस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट फ्रॉम डेटा फ्रेम, ये वैसे मैं अलग से टॉपिक डिस्कस करने वाला था, बट स्टिल यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डेटा फ्रेम में से देखना है, ओके, तो डेटा फ्रेम भी हमारा 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें कि रो एंड कॉलम दोनों है ना। तो अगर मैं 1 लिखता हूं, तो 1 मीन्स पहली रो, 2 मीन्स दूसरा कॉलम। तो पहली रो और दूसरा कॉलम जहां पे भी मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो एलिमेंट हमें दिखाए। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट का खेल है। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम इसीलिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या डेटा को एक्सेस करना हो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बट मैं इसको भी रन करता हूं। तो देखिए पहली रो और दूसरे कॉलम में एलिमेंट जो था वो 10 था। अगर आप यहाँ पे भी देखें, जो हमने पुराना डेटा निकाला है, पहली रो, ये रो 1 है, देखिए दिस इज रो 1। ओके, सो रो 1 में ये पहली रो है, और कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, एलिमेंट क्या है 10, और हमें आउटपुट भी क्या मिला है 10। ओके, अच्छा, एक सिनेरियो ये भी देखते हैं कि इफ टू वेक्टर्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड वी रन यूजिंग डेटा फ्रेम। दो वेक्टर हैं x1
1 से 5 और ये 10 to 13, यानी कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और x1 में 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम इसको डेटा फ्रेम बनाना चाहें तो ये एक एरर हमें देगा। तो मैं तीनों लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता हूं, रन। देखिए एरर, ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज 5 4 मुझे दिखा रहा है। तो हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि हम x1 में 1 to 5 है, x2 में 10 से लेके 13 यानी 4 है, इसका 5th एलिमेंट नहीं है, तो उसमें हम NA लिख सकते हैं। ओके, NA का मतलब होता है मिसिंग है, नॉट अवेलेबल है, अभी मिसिंग है ये वैल्यू। ओके, ये ऐसा नहीं है कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट अभी मिसिंग है। ओके, तो मैंने यहाँ पे x2 में देखिए, पहले x2 में क्या लिखा था, 10 से 13, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है x2 में 10 से लेके 13 तक तो रहेगा और 13 के बाद NA आ जाए, यानी अब इस x2 की जो लेंथ है वो भी 5 की हो चुकी है। 10 से 13 4, ओके, और NA 5। तो मैं इसको अगर रन करूं और अब हम डेटा फ्रेम दोबारा से बनाते हैं, डेटा फ्रेम df इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फ्रेम x1 और x2, x1 में 1 to 5 और x2 में 10 से लेके 13 और फिर NA। मैंने इसको रन कर दिया, अब df को भी रन कर देते हैं। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे थे। x1 में 1 से लेके 5 तक वैल्यूज हैं और x2 में 10 से लेके 13 और बाद में NA। NA मींस ये मिसिंग है, ओके, NA इज मिसिंग। ओके, अगर मैं नल लिखूंगा तो नल का मतलब होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नल और नॉट अवेलेबल में। नॉट अवेलेबल का मतलब है मिसिंग है वैल्यू, नल का मतलब है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं x2 की जगह नल लिखता हूं तो x2 ही पूरा गायब हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर एक बार दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं, डेटा फ्रेम x2 नल, नाउ सी, रन करें। अब डेटा फ्रेम को देखें, x2 ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि नल का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। बट अगर मैं इसमें NA कर दूं तो ये मुझे दिखाएगा डेटा फ्रेम $x2। ओके, अब दोबारा से डेटा फ्रेम को देखें तो x1 में सारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और x2 में है NA नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मिसिंग है। ओके, फ्यूचर में वैल्यूज आ सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल बेसिक हमने आज डिस्कस किया है डेटा फ्रेम का, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखते हैं कि अभी हमने सिर्फ डेटा फ्रेम में देखा है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट। बट दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स में हम किसी पर्टिकुलर डेटा को, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है, आपको नॉलेजेबल लग रही है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग ऑफ इट, then please like, share and subscribe. Okay, till then, take care, bye bye.